भारत का शुगर सेक्टर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर हैं और लगभग 5 करोड़ किसानों की रोजी रोटी इस सेक्टर पे निर्भर है। तो जाहिर है ये सेक्टर हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में बहुत चेंजेस आए हैं। दोस्तों, शुगर भारत के सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में से एक है। फार्मर को शुगर केन का कितना रेट मिलेगा, शुगर मिल कितना माल भारत में बेच सकती है, कितना एक्सपोर्ट कर सकती है, किस प्राइस पे अपना फिनिश प्रोडक्ट शुगर को बेच सकती है, सब गवर्नमेंट तय करती है। ऐसे में कुछ भी पॉलिसी रिलेटेड होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट सेक्टर की कंपनियों पे पड़ता है। 1960 से ही कंपनीज इन चेंजिंग रेगुलेशन से डील करती आ रही है। पॉलिसी की वजह से सेक्टर पहले साइक्लिकल बन गया, फिर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से कंपनीज थोड़ा डाइवर्सिफाई करके नॉन साइक्लिकल बन पाए। पर अब वापस कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्टर साइक्लिकल हो सकता है। इन सब के बारे में पढ़ते पढ़ते हमें एक शॉकिंग स्टैट मिला। शुगर सेक्टर में कंपनीज शुगर केन फार्मर्स के ड्यूज नहीं पे कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अरियर्स 34 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बढ़ के 497 करोड़ हो गए और अब ये बढ़ के लगभग 16,000 करोड़ हो चुके हैं। So I believe less ethanol allocations means a cyclic problem in the sugar industry is bound to happen. Would you say this is one commodity that continues to be very, very cyclical in nature yet again? तो भाई आखिर इस सेक्टर में चल क्या रहा है? साइक्लिसिटी को लेके इस सेक्टर में इतनी साइक्लिकल बातें क्यों हो रही हैं? कभी सेक्टर साइक्लिकल था, फिर वो साइक्लिसिटी खत्म हुई और अब वापस सेक्टर साइक्लिसिटी की तरफ जा रहा है। और फार्मर्स के ड्यूज क्यों नहीं पे हो रहे हैं? इसको समझने के लिए हमने सेक्टर में डीप डाइव किया, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन किया, पॉलिसीज पढ़ी, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े। हमें जो समझ आया हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के 3 मेन सेगमेंट्स हैं। पहले हम शुगर केन से शुगर बनता कैसे है और इसका सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये सेक्टर साइक्लिकल क्यों था, इसकी साइक्लिसिटी कम कैसे हुई और अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से फार्मर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं एंड ये सेक्टर वापस साइक्लिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। एंड फिर फाइनली लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि इस सेक्टर में कुछ कंपनीज ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिससे कि वो इस साइक्लिसिटी के सर्कस से निकल के एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ पे जा सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस की भी बात करेंगे क्योंकि उसके बिना डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप पेन पेपर लेकर रेडी रहना, शुरू करते हैं। सप्लाई चेन समझने के पहले चीनी बनती कैसे है ये समझ लेते हैं। शुगर केन को क्रश करके उसका सिरप निकाला जाता है, फिर इस सिरप को साफ किया जाता है, उबाला जाता है और लो प्रेशर में शुगर के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और फाइनली एक केमिकल प्रोसेस से इन क्रिस्टल्स को अलग कर दिया जाता है। शुगर केन का जितना अच्छा सुक्रोज कंटेंट होता है उतना ज़्यादा शुगर एक्सट्रैक्ट हो पाता है। इस पूरे प्रोसेस से सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि और भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो शुगर मिल्स के काम आ सकते हैं, जैसे मोलासेस, बैगेज और प्रेस मड। शुगर के क्रिस्टल्स अलग हो जाने के बाद एक डार्क थिक लिक्विड पीछे रह जाता है, इसे मोलासेस कहते हैं। मोलासेस से रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है जो कि एक प्योर अल्कोहल बेस है। इस रेक्टिफाइड स्पिरिट से 3 और चीजें बन सकती हैं: फ्यूल इथेनॉल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल और पोर्टेबल अल्कोहल। फ्यूल इथेनॉल को व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पेंट्स, सैनिटाइजर्स, मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है और पोर्टेबल अल्कोहल को विस्की, रम, वोडका इन सब को बनाने में यूज किया जाता है। मोलासेस से रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ साथ बायोगैस भी बनाया जा सकता है। बायोगैस भी एक तरह का एनर्जी सोर्स ही है। तो ये तो हुआ मोलासेस। अब अगर शुगर केन के दूसरे बाई प्रोडक्ट को देखें जो कि बैगेज है, तो जब गन्ना को क्रश किया जाता है तो जो फाइबर्स पीछे रह जाते हैं उसे बैगेज कहा जाता है। ये भी एक तरह का एनर्जी सोर्स है। चीनी कंपनियां खुद के एनर्जी नीड के लिए बैगेज यूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा बचता है उसे वो पावर ग्रिड्स को बेच देते हैं। मोलासेस और बैगेज के बाद शुगर केन का तीसरा बाई प्रोडक्ट है प्रेस मड। शुगर को साफ करते टाइम जो गंदगी निकलती है वो प्रेस मड होता है। इसे अगर बैगेज के साथ मिक्स करके 50 to 60 डेज के लिए छोड़ दिया जाए तो ये न्यूट्रिएंट रिच बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। बेसिकली एक शुगर केन से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं और ये सारी चीजें शुगर मिल्स बनाती हैं। इसके अलावा भी एक शुगर केन से गुड़, खांडसरी जैसे कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं।
जिसका अपने आप में एक पूरा अलग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हम आज ऑर्गेनाइज्ड वाले स्पेस की ही बात करेंगे क्योंकि लिस्टेड प्लेयर्स मोस्टली उन्हीं प्रोडक्ट लाइंस में ऑपरेट करते हैं। भारत में मेजरली 3 स्टेट्स में गन्ने की खेती होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लगभग 5 करोड़ किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना ना एक भारी प्रोडक्ट है और इसका लॉजिस्टिक्स काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो किसान अपनी फसल को नज़दीकी शुगर मिल को ही बेचता है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर केन यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही उगता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी मेजरली इन स्टेट से ही ऑपरेट करती हैं। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका शुगर, डालमिया भारत शुगर, इन सारी कंपनीज की फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश में ही है। श्री रेणुका शुगर और डालमिया भारत की कुछ फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में भी हैं। शुगर मिल्स शुगर केन प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं। फाइनली वो इस शुगर को या तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचते हैं या फिर ब्रांडिंग करके रिटेल कस्टमर्स को बेच देते हैं। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई चेन हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ है? चलिए अब इस सेक्टर के नुआंसेस को समझते हैं। ये जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, प्रैक्टिकली उतना ही टेढ़ा है। देखो, गन्ने की एक खास बात है, जैसे ही गन्ना पक जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर क्रश करना जरूरी होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो काफी जल्दी उसका सुक्रोज कंटेंट घटने लगता है और ये शुगर की यील्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। बेसिकली गन्ना पक जाने के बाद किसानों के लिए उसे जल्द से जल्द बेचना ज़रूरी होता है, लेकिन गन्नों को दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। गन्ने का वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसके कारण वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। इसीलिए गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है। तो किसानों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी फसल सबसे पास की चीनी फैक्ट्री को बेच दो। इससे शुगर मिल को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। वो चाहे तो किसानों को कम दाम में फसल बेचने पे मजबूर कर सकते हैं। अब सोचो, लगभग 5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी गन्ने की खेती पे निर्भर करती है, तो इतने सारे लोगों को तो सरकार सफर करने नहीं दे सकती। इसीलिए उन्होंने इस सेक्टर में बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए हैं, और ये रेगुलेशंस आज से नहीं, 1950-1960 से चले आ रहे हैं। 1966 के शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ने स्पेस में सबसे पहले एसएमपी यानी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट लगाया था। एक शुगर मिल किन से गन्ना खरीद सकती है, कितना गन्ना खरीद सकती है, किस भाव में गन्ना खरीद सकती है, और ये सारी चीजें, सारी बातें सरकार तय करने लग गई। एसएमपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट फिर यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में प्राइस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करने लगी, जिसको वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस या एसएपी कहते थे। और एसएपी सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएमपी से ज्यादा हुआ करता था। तो इफेक्टिवली शुगर केन के लिए एसएपी ही रेलेवेंट प्राइस हो गया। इन रेगुलेशंस ने शुगर केन फार्मर्स को प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन इससे सेक्टर में साइक्लिसिटी आ गई। फिर रेगुलेशंस चेंज हुए तो सेक्टर की साइक्लिसिटी खत्म हो गई, और अब फिर से रेगुलेशंस के कारण सेक्टर पे साइक्लिसिटी की तरफ जाने का डर है। इस पूरे सर्कस को एक बार अच्छे से समझते हैं कि पहले क्यों साइक्लिकल थी और फिर क्या चेंजेस आए। देखो, किसान चाहे जितना गन्ना प्रोड्यूस करे, रेगुलेशन के मुताबिक मिल्स को तो सारा ही गन्ना खरीदना पड़ता है और सरकार द्वारा निर्धारित भाव पे खरीदना पड़ता है। फिर उसको क्रश करके चीनी बनानी पड़ती है। तो अगर 2-3 साल गन्ने का ओवर प्रोडक्शन हो गया तो चीनी भी ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा सप्लाई मतलब प्राइसेस गिर जाएंगे, और चीनी के दाम गिरने से शुगर मिल्स के रेवेन्यूज़ गिर जाएंगे। कम रेवेन्यूज़ उनके कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण वो सही समय पे किसानों को पैसे नहीं दे पाएंगे, उनके अरियर्स बढ़ते जाएंगे, और सही समय पे पैसे नहीं मिलने के कारण कई किसान फिर अगले 1-2 साल के लिए दूसरे किसी क्रॉप में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे फिर क्या होगा? इससे फिर गन्ने की खेती कम हो जाएगी। कम गन्ने की खेती मतलब शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इन सालों में शुगर मिल्स थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगी, उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक होगा और फार्मर्स को फिर टाइमली पेमेंट मिलने लगेगा, और फिर से और गन्ने के फार्मर्स गन्ने का उत्पादन करने के लिए लग जाएंगे, फार्मिंग करने के लिए लग जाएंगे, और फिर से ये साइकिल चलता जाएगा। आप ये चार्ट देखो, कई सालों तक ये साइकिल एक्चुअल में ऐसा ही चलता रहा। ओवरऑल एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रही, बट मार्केट साइक्लिकली ही ग्रो किया। अब आपको साइक्लिसिटी का कारण समझ आ गया है, तो समझते हैं कि ये साइक्लिसिटी कब खत्म हुई और कैसे खत्म हुई। 2010 में गवर्नमेंट ने शुगर केन को प्राइस करने का तरीका बदल दिया। स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस की जगह फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी इंट्रोड्यूस किया। इसकी वजह से किसानों को अब थोड़ा बेहतर रेट मिलने लगा।
आप इस बात को क्लियरली समझो कि शुगर केन पे पहले एसएफपी एसएमपी था और अब शुगर केन पे एफआरपी डाल दिया गया। आप ये चार्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एफआरपी आने के बाद गन्ने के भाव अचानक से बहुत बढ़ गए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने प्राइस को बढ़ा दिया। शॉर्ट टर्म यानी कि अगले 4-5 साल में इसका इम्पैक्ट ये रहा कि बढ़ते रेट्स की वजह से किसान कंसिस्टेंटली शुगर केन उगाने लगे। शुगर केन कल्टीवेट करने का नेट रिटर्न कॉटन या वीट कल्टीवेट करने से 200 to 250% ज्यादा रहा। इसकी वजह से शुगर केन सप्लाई शुगर मिल्स को कंसिस्टेंटली मिलने लगे और उनके फैक्ट्रीज के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स इंप्रूव होने लगे। अब आप ये चार्ट देखो, इसमें आपको ईयर ऑन ईयर शुगर आउटपुट दिखेगा फ्रॉम 2013 to 14 to 2020-21। पर फिर फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में आउटपुट कम क्यों हुआ? हमने डिग किया तो समझ आया कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हुआ रादर देन एफआरपी की वजह से। तो अब इससे ओवरऑल शायद ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि एफआरपी के इंट्रोडक्शन से शुगर सेक्टर में एक हद तक एक स्टेबिलिटी आ गई है। हम एक शुगर सरप्लस नेशन बन गए, फार्मर्स खुश थे, कंज्यूमर्स के लिए भी प्राइसेस स्टेबल हो गए। लेकिन शुगर मिल्स का क्या? शुगर मिल्स के लिए ये एक बहुत ही खराब फेज रहा। उनका सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ रहा था, लेकिन मार्जिन्स श्रिंक हुए जा रहे थे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल ईयर 15 के फाइनेंशियल्स में उन्होंने सेंटिमेंट को वॉइस आउट भी किया। फॉर शुगर मैन्युफैक्चरर्स इट इज बिकमिंग एडवर्स। द मोर दे प्रोड्यूस, द मोर लॉसेस दे इनकर। It appears that sugar manufacturers are subsidizing a high cane price from their resources and at the cost of their financial health. देखो बात लॉजिकल भी है। सप्लाई इंक्रीज कर दोगे एंड डिमांड अगर कांस्टेंट है तो प्राइस तो गिरेंगे, प्राइस गिरेंगे तो रेवेन्यू गिरेगा एंड रेवेन्यू गिरेगा तो मार्जिन्स कम होंगे और ये विशियस साइकिल फिर ऐसे ही चलता रहेगा अनलेस ये एक्सेस शुगर से कुछ और बनाया जाए या इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ये दो ही तरीके थे फॉर शुगर मिल्स कि वो स्टेबल प्रॉफिट्स कमा पाएं और मार्जिन्स इंप्रूव कर पाएं। 2018 और 2019 में गवर्नमेंट ने इसी डायरेक्शन में दो चीजें की। सबसे पहले पॉलिसी चेंज करके शुगर प्राइस को डायरेक्टली काबू में लाया गया। ध्यान देना, रॉ मटेरियल प्राइस जो था, शुगर केन के रेट्स जो थे वो एफआरपी से कंट्रोल किया गया था। अब फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि शुगर के प्राइस को भी कंट्रोल कर लिया गया और फिर सरप्लस शुगर स्टॉक के कंजम्पशन के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इसको किधर यूज किया जाए। दोनों पॉलिसी चेंजेस को अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए एमएसपी और एमआरएम लाया गया ताकि शुगर के प्राइसेस एक फ्लोर के नीचे ना गिरे और जो भी शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं शुगर मिल्स, उनको एक बेस बेयर मिनिमम प्राइस मिलता रहे। और एमआरएम लाया गया, इसको इनफैक्ट री इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें गवर्नमेंट हर शुगर मिल को एक मंथली कोटा असाइन करती है, जिसका जितना कोटा मार्केट में वो उस महीने उतना ही शुगर रिलीज करेगा। कैलकुलेटेड और मेजर सप्लाई से प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं। सेकेंड चीज क्या की गई? सेकेंड चीज की गई कि पॉलिसी लाई गई कि शुगर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दिया जाए और शुगर को एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए भारत की सरकार ने इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और चाइना के रिफाइनर्स को टारगेट किया। ये रिफाइनर्स ऐसे ज्यादातर ब्राजील से इंपोर्ट करते थे, लेकिन ब्राजील का क्रशिंग सीजन अप्रैल टू नवंबर चलता है और लकीली भारत का क्रशिंग सीजन अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है और इन कंट्रीज के लिए भारत ब्राजील के मुकाबले नजदीक भी पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आने लगी। शुगर मिल को एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइस पे compete करना पड़ता था, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे थे। बाकी कंट्रीज सस्ते में बेच रहे थे। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट एक और पॉलिसी लेकर आई, MIEQ। MIEQ यानी मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा, यानी कि हर एक मिल को थोड़ा सरप्लस एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा और ताकि मिल्स को ज्यादा नुकसान ना हो, किसी एक मिल को ज्यादा नुकसान ना हो, तो इन्हें इन एक्सपोर्ट्स पे इंसेंटिव्स मिलेंगे। इन एफर्ट्स के कारण भारत के शुगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और 2022 में हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर बन गए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई 2018 में। 2018 में गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स अप्रूव किया और इस पॉलिसी के चेंजेस के हिसाब से इथेनॉल प्रोडक्शन में अब शुगर केन जूस को भी यूज किया जा सकता था। तो देखो, शुगर केन से शुगर बनता है, तो अगर शुगर केन के सप्लाई को ही डाइवर्ट कर दिया जाए और कोई और जगह यूज कर लिया जाए जैसे कि इथेनॉल में, तो ऑटोमेटिकली शुगर भी कम बनेगा
तो उस तरह से उसका डिमांड सप्लाई कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इन्हीं सबको दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा इथेनॉल को बूस्ट किया जाए, एंड इसीलिए साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तय किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से इस सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ गए। इथेनॉल प्रोडक्शन शुगर कंपनीज के लिए काफी ल्यूक्रेटिव बन गया। ये देखो त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बलरामपुर चीनी की सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक दोनों के इथेनॉल सेगमेंट के प्रॉफिट्स शुगर सेगमेंट से ज्यादा हैं। 2010 के बाद गवर्नमेंट के क्या मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस थे और उसका क्या इम्पैक्ट था, इसको हमने इस चार्ट में समराइज किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फाइनली ये सब समझ के आपको लग रहा होगा कि अब तो फार्मर्स, शुगर मिल्स और कस्टमर्स सब खुश होंगे। फार्मर्स को हायर रेट्स मिल रहे हैं, शुगर मिल्स के मार्जिन्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और इथेनॉल डिमांड से बढ़ रहे हैं, और कस्टमर्स के लिए शुगर के प्राइसेस स्टेबल हैं। पर कहते हैं ना, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। पिछले 7-8 सालों से इन पॉलिसी चेंजेस को शायद रिव्यू नहीं किया गया है, जिसके कारण शुगर सेक्टर वापस साइक्लिसिटी की तरफ जा सकता है। यस, नहीं विश्वास है? चलो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 2019 के बाद कभी शुगर पे एमएसपी बढ़ाया ही नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट्स पे इंसेंटिव्स देती थी उस पे डब्ल्यूटीओ ने ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए, जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स फिर से गिर गए। और फाइनली इथेनॉल की प्रॉफिटेबिलिटी रिसेंटली काफी निराशाजनक रही है। ये सारे रीजंस एक एक करके समझते हैं ताकि प्रेजेंट सिनेरियो समझ में आए। 2018 से 2024 तो ग्रोथ रहा, बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट ने एमएसपी इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन 2019 के बाद एमएसपी को कभी रिवाइज नहीं किया गया। फेब 2019 में एमएसपी 31 रुपीज पर केजी था। आज भी वो 31 रुपीज पर केजी है। पर वहीं दूसरी तरफ एफआरपी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि शुगर मिल्स के मार्जिन्स को और उनके वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट फार्मर्स को पे होने वाले शुगर केन अरियर्स फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये अमाउंट सिर्फ 34 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बढ़ के 497 करोड़ हुआ, और अब तो ये बढ़ के लगभग 16,000 करोड़ हो गए हैं। एक्सपोर्ट्स का तो मैंने बताया ही, डब्ल्यूटीओ उसमें इंसेंटिव्स को फ्लैग कर रहा है। चार्ट में आप देख सकते हो कि 2022 के बाद शुगर एक्सपोर्ट्स गिर ही रहे हैं, और तो और इथेनॉल डाइवर्सिफिकेशन में भी इश्यूज आ रहे हैं। ये चार्ट देखो, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दोनों के इथेनॉल सेगमेंट से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लिए तो लास्ट 2 इयर्स में इथेनॉल के प्रॉफिट्स शुगर के प्रॉफिट से भी कम हो गए हैं। बलरामपुर चीनी तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2025 तक उसके ओवरऑल रेवेन्यू का 33% और प्रॉफिट का 50% इथेनॉल से आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इथेनॉल सिर्फ शुगर केन से नहीं, मेज वगैरह से भी बन सकता है। इसकी वजह से वापस शुगर मिल्स के स्टॉक पाइल्स बढ़ रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई रखें तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और माल सड़ता रहेगा, तो ओवरऑल बड़ी मुसीबत है। बलरामपुर चीनी ने भी फेब 2026 में इस इशू को एक्नॉलेज करते हुए कहा, The E20 program, which began with strong commitment, now appears to require renewed policy attention. और इन सब के साथ साथ एक और मुसीबत है कि शुगर केन से जो शुगर का ईल्ड है वो भी कुछ एरियाज में गिर रहा है। आपको ध्यान हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन कही थी कि शुगर केन में शुगर कंटेंट जितना हाई होगा, एक्सट्रैक्शन उतना अच्छा होगा। शुगर केन क्रॉप की एक वैरायटी 238 नंबर काफी सालों तक यूपी के लिए एक मिरेकल क्रॉप रही थी। उसका शुगर रिकवरी लगभग 12% हुआ करता था, जो कि इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता था। लेकिन अभी लास्ट 2-3 सालों से रेड डॉट डिजीज ने इस क्रॉप वैरायटी का प्रोडक्शन काफी रिड्यूस कर दिया है। तो अब ये लोग एक नए क्रॉप वैरायटी को ढूंढ रहे हैं ताकि प्रोडक्शन इंप्रूव हो पाए, शुगर का जो एक्सट्रैक्शन है वो इंप्रूव हो पाए। दोस्तों, इस पूरी साइक्लिसिटी के सर्कस में हमें एक बात रियलाइज हुई कि गवर्नमेंट का एक्शन और इनएक्शन दोनों ही चीजें इस सेक्टर को बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड हमें लगा कि ये बात तो शुगर मिल्स भी सोच रहे होंगे कि इस जंजाल से कैसे निकला जाए। हमें इस पे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी मिली जो कि बलरामपुर चीनी की है, जो बियॉन्ड ये सारी चीजें एक अलग डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंगली एक पॉलिसी एंगल है। चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो सबसे बड़े शुगर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में एक यूनिक तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर चीनी एक 3000 करोड़ का पॉलीलैक्टिक एसिड या PLA मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है। दोस्तों, PLA से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव बनाया जाता है, जैसे कि बॉटल्स, पैकिंग मटेरियल वगैरह।
ये कंपनी का किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्लस यूपी गवर्नमेंट ने जो बायोप्लास्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 निकाला था, उसका भी बेनिफिट बलराम चीनी को मिल रहा है। उन्हें 50% कैपिटल सब्सिडी और 100% SGST रीइंबर्समेंट जैसे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। यूपी के साथ साथ कर्नाटक में भी PLA सेक्टर में एक्शन स्टार्ट हो गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर शुगर कंपनी निरानी शुगर के साथ PLA फैसिलिटी डालने का MOU साइन किया है। इस फैसिलिटी में लगभग 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, ऐसा अनाउंस हुआ है। फुल कैपेसिटी पे बलरामपुर चीनी अपने इस PLA के प्लांट से 2000 करोड़ का रेवेन्यू और 35% का EBITDA एक्सपेक्ट कर रहा है। ये कंपनी के करंट EBITDA मार्जिन रेंज 10 to 14% से काफ़ी ज़्यादा है। बलरामपुर चीनी की PLA फैक्ट्री अक्टूबर 2026 में कमीशन होने की बात है। अगर ये सक्सीड हो जाते हैं तो बाकी शुगर कंपनीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड सेटर बन सकता है। जो सपना उनको इथेनॉल ने दिखाया था, वो सपना फिर PLA उन्हें नए तरह से दिखा रहा है। पर क्या वो वाकई इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे, या ये भी एक लो मार्जिन कमोडिटी प्ले बन के रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट हाँ, ये अगर हो गया तो सेक्टर वापस से साइक्लिसिटी के जंजाल से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी शुगर सेक्टर की कहानी। आई होप आपको शुगर सेक्टर की हिस्ट्री, साइक्लिसिटी, करंट स्टेटस, परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे एक्सपोर्ट बैन्स और इथेनॉल में मेज यूज होने की वजह से पुराने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रहे हैं और शुगर मिल्स के अरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड अब वो कैसे नए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो खुद को इस पैटर्न से फ्री कर सकें। दोस्तों, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस सेक्टर पे या किसी और सेक्टर पे, तो आप ज़रूर कमेंट्स में डालना। हम कौन से और सेक्टर्स कवर करें, ये भी आप हमें कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर सैटरडे भारत के किसी सेक्टर पे वीडियो बना के इस चैनल पे डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ शांतनु जैन। धन्यवाद।